अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, साजिद मुगल फ्राम लर्निंग पर्पस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैं आपके साथ मिनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक डिस्कस करूंगा, जिसमें जो है मेजर हमारा फोकस होगा कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो किस तरह से आप लास्ट परचेज रेट को बेस बनाते हुए अपनी सारी कॉस्टिंग वगैरह देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। तो मैं आपको इसका थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये हम इस वीडियो के दौरान सारा बनाएंगे पूरा कंप्लीट, और इसका फाइनल रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होगा। और इसमें क्या हो रहा है आपके पास कि डेट है, सिंपल बिल नंबर है, टाइप आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी, परचेज है, सेल रिटर्न है, क्या चीज़ है। कस्टमर यहाँ पे हमने सिंपल टाइप किया हुआ है, लेकिन आप इसको डेटा वैलिडेशन की मदद से कहीं और से लिंक भी करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट के यहाँ से स्टॉक से आ रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ फार्मूलाज लगाए हुए हैं। इसमें क्वांटिटी हमारी इन हो रही है, क्वांटिटी आउट हो रही है। जीसीडी को हमने यहाँ पे 32 की कॉस्ट आ रही है, और लास्ट परचेज हमारी जो है ना एलसीडी की, वो ये रही 32 की। तो यहाँ पे हमारे सामने सारी कॉस्ट चल रही होगी, और प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या है, और रनिंग बैलेंस आपके पास यहाँ पे चल रहा होगा कि जो भी आप एंट्री करेंगे परचेज सेल्स, उसकी बेस पे आपका स्टॉक अपडेट होकर यहाँ पे आपको उसका स्टेटस दिखा रहा होगा कि इसमें कितने आइटम आपके पास बैलेंस में हैं और कितने सेल्स हो चुके हैं। उसके बाद नेट आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी नया आइटम आपको खोलना होगा, यहाँ पे आप खोलेंगे नीचे, और यहाँ फार्मूलाज लगे हुए हैं डिफरेंट। बैलेंस का फार्मूला यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा आपके पास। और करंट रेट का यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, आपको करंट रेट शो कर रहा होगा लास्ट परचेज रेट से, और वैल्यू इसकी दिखा रहा होगा यहाँ की आइटम वाइज। और ओवरऑल यहाँ पे हमने ये ड्राफ्ट सी मतलब हमने बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज के ट्यूटोरियल में आपके साथ में डिटेल में हम शुरू से इसको बनाना सीखेंगे। सी दो शीट बना के रखी हुई हैं, एक डेली ट्रांजैक्शन के नाम से और दूसरी स्टॉक के नाम से है। ठीक है, यहाँ मैं आपके सामने डेटा फिल करूँगा, तो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ट्यूटोरियल को एंड तक देखना है। और इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहें टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ देखें स्टॉक में हम चलते हैं। यहाँ सिंपल में कुछ डमी प्रोडक्ट ऐसे ही खोल लेते हैं हम लोग। यहाँ मैं खोल लेता हूँ एलसीडी, मोबाइल, लैपटॉप है। ठीक है, बस ये 3 प्रोडक्ट को हम लेके चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे हम चलते हैं डेली ट्रांजैक्शन पे ना। यहाँ पे मैं ये करता हूँ सबसे पहले कि जहाँ पे मेरी प्रोडक्ट आ रही है लिखी हुई, तो हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आप मुख्तलिफ कस्टमर सप्लायर पे भी आप अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है, ताकि उसकी बेस पे आप कस्टमर सप्लायर को देखें। तो आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है वो छोटा सा मिनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, इस डिस्कस नहीं करेंगे। तो लेकिन मैं अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं कंप्लीट जो है ना अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को डिस्कस करूँगा। उसमें कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, तमाम चीज़ें होंगी। ठीक है, आज का जो है ये सिर्फ मैं आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट पे चलते हैं और डेटा में आपने जाना है, और यहाँ पे आपने चलना है डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे आपने जाके देखनी है लिस्ट में, और यहाँ पे सोर्स पे मैं दे रहा हूँ स्टॉक पे जाके बी कॉलम अपना। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो गया है। तो हम डेटा वैलिडेशन को नीचे तक थोड़ा सा कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने का आसान तरीका ये है कि आप इसको कंट्रोल सी करें और शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से आप यहाँ सिलेक्शन करें और इंटर कर दें जहाँ तक आपको चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करो डेट लिखता हूँ 1/1। ठीक है, और यहाँ पे बिल नंबर में जैसे 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे टाइप में भी हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ लिस्ट पे, और ये हमारी चूँकि लिस्ट फिक्स होगी इस वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स रिटर्न होगी, परचेज होगी, या परचेज रिटर्न होगी। ये 4 हमारे अकाउंट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कर दिया, और इसको हम यहाँ से नीचे तक डेटा वैल्यूएशन कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम परचेज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन आप यहाँ पे भी कस्टमर सप्लायर भी लगा सकते हैं। एक डिफरेंट अलग से मास्टर फाइल तैयार करें, उसमें कस्टमर सप्लायर के नाम दें, यहाँ डेटा वैलिडेशन लगाएं, और उसकी बेस पे यहाँ से उनकी वैल्यू को बाद में सम करवाएंगे। ठीक है, करवा सकते हैं। तो यहाँ में सिंपल जो है ना XYZ
कंपनी है कोई, ठीक है, डमी कंपनी है, उससे हमने एलसीडी पर हमने सपोज़ 100 पीसेस खरीदे। तो यहाँ पे मैं इसको ये करता हूँ, इंसर्ट एक कॉलम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं UOM भी दे देता हूँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 100 पीसेस हमने ख़रीदे, और इसका रेट क्या था, सपोज़ हमने 20 के ख़रीदे, और इसकी वैल्यू हम यहीं पे इसको रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी बेहतर कर लेते हैं, ओके हो गया। और इसको हम फार्मूला को नीचे कॉपी डाउन कर लेते हैं। कॉपी डाउन करने का एक तरीका मैंने आपको बताया, कॉपी करने का Ctrl+C और जहाँ तक आपको चाहिए वो कर लें। और दूसरा तरीका इसका ये है कि शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करें, नीचे तक यहाँ सिलेक्शन करें जहाँ तक आपको करनी है, और उसके बाद Ctrl+D कर दें। तो ये टॉप की जो वैल्यू होगी ना वो नीचे तक पेस्ट हो जाती है। इस तरह से हमारा फार्मूला नीचे अप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कॉस्ट लेके आनी है, ठीक है। तो इससे पहले हमें यहाँ पे कॉस्ट लेके आऊँ, मैं यहाँ पे कुछ और 1 तारीख को ही हमने जो है बिल नंबर 1 पे ही हमने XYZ कंपनी से कुछ और चीज़ें भी ख़रीदी हैं। यहाँ पे हमने मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल हमने इनसे ख़रीदे हैं 50 पीसेस, सपोज़ 30 के, और ये इस तरह से यहाँ पे होता जा रहा है। और मज़ीद हमने इसी सप्लायर से 2 जनवरी को बिल नंबर 2 पे हमने मज़ीद परचेजिंग करी है, और वो उसमें हमने LCD ख़रीदी है इनसे। और यहाँ पे मैंने कितने पीस ख़रीदे हैं, 40 पीस ख़रीदे हैं, और हमने यहाँ पे इस दफ़ा इनसे 25 के ख़रीदे हैं, ठीक है। तो लास्ट परचेज रेट लेने का फ़ायदा ये होता है कि मार्केट के हिसाब से इन्फ्लेशन होती है या जो भी होता है उस हिसाब के आपको अप टू डेट आपकी इन्वेंट्री मार्केट वैल्यू पे के ऊपर आपके सामने नज़र आ रही होती है, ताकि उससे आप बिलो मार्केट वैल्यू सेल ना कर सको। सेल करोगे जाहिर से आपको जब नेक्स्ट करोगे तो आपको महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है। और मज़ीद हमने 2 तारीख को ही इससे हमने मोबाइल भी कुछ ख़रीदे, और उसके अलावा मैं मोबाइल की जगह मैं यहाँ पे लैपटॉप कर देता हूँ फर्ज करें। और क्वांटिटी हमने ख़रीदी है इससे कितनी, 30 पीसेस, और ये सपोज़ 45 के थे। तो इस तरह यहाँ पे हमारे सामने डेटा हमारा अपडेट होता जा रहा है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मज़ीद और डेटा ऑफलाइन करके आपको अपडेट करता हूँ। ओके, यहाँ पे जो है हमारे सामने हम लिख रहे हैं यहाँ पे सपोज़ 4 जनवरी को हमने यहाँ पे बिल नंबर हमारा रिटर्न का फ़र्ज़ करें 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे हमने जो परचेजिंग की हुई थी सपोज़ इसमें से कोई चीज़ हमने रिटर्न कर दी है, तो हम यहाँ परचेज़ रिटर्न सेलेक्ट करते हैं अपना अकाउंट, और हमने XYZ कंपनी को रिटर्न की है, ठीक है। और हमने इसको रिटर्न की LCD, सपोज़ हमने इसको 2 पीसेस रिटर्न किए हैं। अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि आपने कौन से बिल में से ये रिटर्न किए हैं, ताकि उसी हिसाब से आप यहाँ से रेट पिक कर सको। तो हमने 40 वाली, सपोज़ मैं ये कह रहा हूँ 2 तारीख को हमने जो चीज़ें परचेज़ की LCD, उसमें से कुछ 2 डिफेक्टिव थी, हमने इसको रिटर्न किए हैं। तो हम यहाँ पे 25 का रेट ही इसको यहाँ पे लगा देंगे। जिस रेट पे हमने परचेज़ की थी उसी रेट पे हम यहाँ से इसको माइनस करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखें 4 जनवरी को हमने बिल नंबर 1 पे हमने सपोज़ यहाँ पे कुछ सेल्स किए हैं, और हमारा यहाँ पे ABC कोई कस्टमर है, और उसको हमने सपोज़ यहाँ पे हमने उसको मोबाइल सेल किए, मोबाइल हमने उसको सेल्स किए हैं 2 पीसेस, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल हमने उसको सपोज़ ये वाले सेल्स किए हैं, या उस दिन का रेट आपने जो भी किया होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे हमने मोबाइल हमने इसको सपोज़ 50 का सेल्स, ठीक है, और 2 मोबाइल हमने इसको सेल्स कर दिए। अब ये अपना 5 तारीख को हमने 5 तारीख को बिल नंबर यहाँ में कुछ ऐसे ही रेफरेंस लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ पे सेल रिटर्न लेते हैं। ABC ने हमको जो मोबाइल हमने सेल्स की थी उसमें से 1 पीस ने हमको सपोज़ रिटर्न कर दिया, ठीक है। जिस रेट पे हमने दिया था उसी रेट पे हमने इससे वापस ले लिया एक पीस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी सारी ट्रांजैक्शन चलती हुई जा रही हैं। इस तरह हम करते जाएंगे यहाँ पे। तो इसके सामने जो मेन हमारा पर्पज़ है, यहाँ पे हम कॉस्ट लेके आना चाह रहे हैं कि कॉस्ट हमारी किस तरह की आएगी। मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट परचेज रेट जो है ना वो वाला मेरे सामने आ जाए, ठीक है। लेकिन ये कॉस्ट मैं चाह रहा हूँ उस सूरत में आए कि जब यहाँ पे मैं सेल सेलेक्ट करूँ। अगर मेरे यहाँ पे परचेज़ है तो फिर मुझे कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं सेल्स लिख रहा हूँ
तो मुझे यहाँ पे उसकी कॉस्ट शो करे। अच्छा, यहाँ तक हमने डेटा फिल कर लिया। अब हम चलते हैं कॉस्ट के कॉलम की तरफ यहाँ पे, ठीक है। डेटा हमने काफ़ी फिल कर दिया वैसे। अब यहाँ पे कॉस्ट के कॉलम से जाने से पहले मैं यहाँ पे छोटी सी एक अपना चेंज करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करता हूँ एक कॉलम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, ये है हमारा परचेज रेट, ठीक है। और यहाँ पे हम एंटर करेंगे एस रेट, मतलब सेल्स रेट, ठीक है। और यहाँ पे इसमें से कौन कौन से हमारे सेल्स के रेट हैं, वो ये वाला आ गया 25, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और सेल्स हमने ये किए तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, ओके। और ये क्या है, ये परचेज रिटर्न थी, ये अपनी जगह ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये गलत किया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे रेट हम जो है ना इधर इंटर करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा सा फार्मूला हम लगा देते हैं, इज़ इक्वल टू एफ दिस कॉलम इज़ इक्वल टू नल, ठीक है। देन जूम कर देता हूँ। देन अगर ये नल है तो इसको मल्टीप्लाई करवाओ क्वांटिटी के साथ, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करवाओ क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लॉजिक इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर आप रेट इधर इंटर करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देगा। इसमें यहाँ इधर इधर मैं रेट चेंज करके देखता हूँ। अब ये देखें, अगर सेल का रेट आपने इंटर किया हुआ है तो वैल्यू निकालने के लिए ये वाला रेट ले लेगा, ठीक है। तो इसमें मज़ीद हम लॉजिक भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको सिंपल रखते हैं। सेल का रेट आपने यहाँ इंटर करना है और परचेज़ का रेट आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कॉस्ट की तरफ। अब कॉस्ट हमको जो शो करनी है वो सिर्फ हमने सेल्स रिटर्न पे दिखानी है और सेल्स पे दिखानी है। अदरवाइज़ जो है ना, हमें कॉस्ट जहाँ पे परचेज़ आ रहा है वहाँ पे हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे इज़ इक्वल टू, हम वी लुकअप का फार्मूला जो यूज़ करते हैं उससे ये होता है कि हमें लास्ट वैल्यू मिलती है, लेकिन हमें जो ना फर्स्ट वैल्यू मिल रही होती है, तो उसका थोड़ा सिंटैक्स अलग होता है। तो ये उससे जो पुराना वाला एक फार्मूला है सिंपल लुकअप, हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लुकअप, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टू, ठीक है। टू का मैं आपको बताता हूँ क्यों हमने यूज़ किया। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं लुकअप वेक्टर। अब लुकअप वेक्टर हमारा क्या है, वो हमारी प्रोडक्ट होगी। तो हम यहाँ से इसको कॉलन, मैंने E1 टू E1 कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 पे इसको लेके आता हूँ। सिर्फ हमने 1 को यहाँ पे फ्रीज़ करना है। उसकी वजह यह है कि मैं चाह रहा हूँ जब मैं फार्मूला नीचे कॉपी पेस्ट करूँ तो है ना आगे बढ़ता जाए ये डेट वाइज, सही है। और बाकी जो है ना अपना ये वाला जो है ना यहीं पे रहे, और बाकी सेकंड जो है वो आगे बढ़े। फ्रीज़ का कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इज़ इक्वल टू किसके, ये नीचे वाले के, एस वाले सेल के जो है ना बराबर अगर हो। यहाँ पे मेरा E2 आ रहा है, और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। अब इस तरह से यहाँ पे भी पूछ रहा है हमसे रिज़ल्ट वेक्टर क्या होना चाहिए। अब रिज़ल्ट वेक्टर हमें परचेज़ का रेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये देता हूँ। और उसके बाद जो है यहीं पे मैं इसको मैं करता हूँ F4 की मदद से फ्रीज़ करता हूँ। F4 मैंने की प्रेस की और कॉलन H1 कर दिया यहाँ पे मैं। अब ये H1 जो है सेकंड वाला है, ये आगे बढ़ता रहेगा, इसकी काउंटिंग 2 3 4 इस तरह होती जाएगी। यहाँ इस तरह से E की भी होती जाएगी E1, लेकिन जो हमने फ्रीज़ कर दिया उसकी यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे इसको फार्मूला को क्लोज़ किया, तो यहाँ पे हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला क्योंकि अभी हमने इसमें काफ़ी सारी चेंजेस करनी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1। अब मैं 1 को डिवाइड करवाऊँगा, जो भी इसके अंदर जो भी हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसको 1 से मैं डिवाइड करवाऊँगा। देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस तरह से चलता है। यहाँ पे मेरा एक लूप चल जाएगा, जो मेरे यहाँ से रेंज सेलेक्ट की होगी उसकी बेस पे यहाँ पे मेरा एक लूप चलेगा। अब वो लूप क्या करेगा, लूप ये करेगा कि जो भी वैल्यू उसको मिलेगी उसको 1 से डिवाइड करेगा। 1 डिवाइड बाई 1 आपको या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अगर आपको 1 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो वो आंसर 1 होगा। 1 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो डिवीजन का आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सारा लूप चलता रहेगा, जो हमने रेंज पूरी सारी सेलेक्ट की हुई है। हम चाह रहे हैं यहाँ पे ये लूप चलता रहे, और जहाँ पे वैल्यू 2 आए तो वो वैल्यू हमको रिटर्न कर दे, सही है। ये थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लगे लफ्ज़ में, लेकिन अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा प्ले कर रहे हैं
लूप के साथ। हम चाह रहे हैं कि हमें जो जहाँ पे ट्रू मिले रिजल्ट इसका, वो हमें वैल्यू रिटर्न कर दो, लेकिन हमको पता है कि ट्रू की सूरत में आपको 2 नहीं मिलेगा, 1 और 0 ही मिलेगा हमेशा। लेकिन ये क्या करेगा सिस्टम, ये चेक करता जाएगा, जहाँ पे इसको 1 मिला डिवाइड 1 करता जाएगा, जहाँ पे 0 मिला एरर देगा। लेकिन जहाँ पे जाके लूप एंड होगा ना, तो ये लूप ये करेगा कि जो लास्ट वाला आपको 1 डिवाइड बाई 1 का आंसर 1 होगा, वो आपको रिटर्न करवा देगा। हम यही चाह रहे हैं जो लास्ट वाला 1 है वो हमको रिटर्न करवा दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट है। हम इसको 1 को डिवाइड करवा देते हैं इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। हम इसको इंटर करते हैं। अब ये देखें डिवीजन का यहाँ पे एरर आ गया, और उसके बाद हम नीचे इसको फार्मूला को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पहले में हमको डिवीजन का एरर मिला, दूसरे वाले में वैल्यू इसको नहीं मिली। मोबाइल हमने ऊपर ख़रीदा हुआ कोई नहीं है, मोबाइल हमने ऊपर कोई परचेज़ नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे इसने हमें डायरेक्ट जाके 20 दे दी। हमने जैसे ही LCD यहाँ पे लिखी तो आंसर रिटर्न करवा दिया 20, कि आपने जो LCD है वो 20 की ख़रीदी हुई है, ठीक है। हम इस मज़ीद इस फार्मूला को नीचे तक जैसे ड्रैग कर लेते हैं हम लोग। अब ये देखें यहाँ पे आके देखते हैं इसको, यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक अभी अगर हम लोग देखें तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन अभी हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इस रो को हम देखते हैं, यहाँ पे हमारी LCD है और उसकी कॉस्ट इसने 25 शो किया हमको, ठीक है। अब ये देखते हैं लास्ट हमने ज़ाहिर है यहीं से इसने उठाई है, यहाँ पे हमको 25 दे रहा है, और यहाँ पे 25 दे रहा है, यहाँ पे हमको ये 30 दे रहा है। यहाँ पे 30 देने की वजह ये है कि इससे ऊपर वाली रो में आप देखें, यहाँ पे हमने LCD जो ख़रीदी थी वो 30 की ख़रीदी थी, इस वजह से यहाँ पे इसने हमको रिटर्न 30 कर दिया। तो यहाँ तक हमारा लॉजिक बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन अब हमको यहाँ पे सिर्फ सेल्स और सेल्स रिटर्न की फॉर्म में कॉस्ट का रेट लेके आना है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैं पहली चीज़ तो ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं आखिर में 0 लगाता हूँ और एक ओपन क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और शुरू में मैं यहाँ लिखता हूँ एफ एरर। अगर मुझे एरर मिलता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एफ एरर के अंदर इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ एरर। अगर मुझे यहाँ पे एरर मिलता है तो मैं इसको मुझे 0 रिटर्न करवा देगा ये, कॉमा 0, तो मुझे यहाँ पे ये देखें 0 रिटर्न करवा देगा। पहली चीज़ तो मेरी ये यहाँ पे एरर ख़त्म हो गया अभी इसका, ठीक है। हमें 0 चाहिए यहाँ पे अगर एरर आता है, ओके। अब ये देखें यहाँ पे मैं आपको जो टेक्निकल चीज़ बताने जा रहा हूँ वो क्या है, जो मैंने फ्रीज़ किया था उसकी बेस पे आप देखें तो इस वक्त जो है ना ये टॉप वाले यहाँ ये वाले सेल को इंडिकेट कर रहा है, और ये वाली वैल्यू मुझको देखनी है। अब मैं इसको अगर नीचे वाले को देखता हूँ यहाँ पे करके, तो आप ये देखें फ्रीज़ वाला जो है ना वो वहीं पे है। फार्मूला जो हमने कॉपी डाउन किया है तो इसने आगे बढ़ता जा रहा है, ये लिस्ट आपकी बढ़ती जा रही है ये डेट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक हमारा लॉजिक सही है। अब शुरू में हम इसको लगाते हैं इफ़ दिस कॉलम इज इक्वल टू सेल्स है यहाँ पे मैं जो है ना एफ़ के साथ और भी लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम और लगा देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये वाला जो कॉलम है इज़ इक्वल टू सेल्स है, दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, कॉमा। तो फिर ये पूरा सारा काम करो, वरना मुझे आखिर में जाके अगर फाल्स होती है यहाँ पे मुझे 0 रिटर्न करवा दो। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला में थोड़ी चेंजेस किए, मैंने और यहाँ पे यूज़ किया। मैंने कहा यहाँ पे या तो ये सेल्स है या फिर ये सेल्स रिटर्न है, तो ही तो ये पूरा सारा फार्मूला यहाँ तक अप्लाई करो। अगर ये इनमें से कुछ नहीं मिलता तो आप आखिर में मुझे सिर्फ 0 रिटर्न कर दो। एल्स पार्ट जो हमने शुरू में अभी यहाँ से एफ़ शुरू किया ये वाला, हमने यहाँ पे ले जाके इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं किस तरह से चलेगा ये। तो यहाँ पे ये हुआ है कि हमने इसको यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ किया, तो स्ट्रिंग को हम जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न है। तो आप यहाँ पे देखें ये यहाँ पे
चल पड़ना चाहिए। अब मैं इसको सबको नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें 30 मिला है ये। अब 30 हमने मोबाइल हमने सेल्स किए, ठीक है, हमने सेल तो 50 में किया है, लेकिन वो सेल रेट हमारा अब 30 की हमारी कॉस्ट आनी चाहिए। यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट आउट होगी वो 30 की होगी। अब ये देखिए, हम देखते हैं मोबाइल हमने कितने का ख़रीदा था, ये 30 का ही ख़रीदा था। अगर बीच में हमने कोई और मोबाइल भी ख़रीदा होता जिसकी कॉस्ट इससे चेंज होती तो वो इसको लेके आता। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमारा ये लॉजिक सही काम कर रहा था। अभी तक हमें जो है ना डिज़ायर्ड हमारा रिज़ल्ट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आप चाह के ये सिस्टम थोड़ा सा हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे सेल्स, अगर हम मुसलसल सेल्स दिखा रहे हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें ये ज़ीरो रेट रखना पड़ेगा परचेज़ का। तो उस केस में हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ये देखें 30 जो हमको रिटर्न करवा रहा है ना, ये बिल्कुल सही रिटर्न करवा रहा है। यहाँ तक इसने देखा और इसको लास्ट रेट पर इसको 30 का मिला परचेज़ में। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आप देखें यहाँ पे इसने क्या किया, इसी तरह से इस डेटा में देखा इसको और उसके बाद यहाँ इसको ज़ीरो मिल गया। अब यहाँ पे मैं एक इसको रिजॉल्व करने का एक तरीका है मेरे पास, वो मैं करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और तरीका आ रहा है तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे मैं जो है ना एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं इसका नाम ऐसे रख देता हूँ कंबाइन, आप कुछ भी रख दीजिएगा। और यहाँ पे ये देखें इसमें डेटा वैलिडेशन आ गया है, तो इसको हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आप डेटा में जाएंगे और सिंपली यहाँ पे आपने डेटा वैलिडेशन में जाके ये इस तरह से क्लियर कर देना है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। नहीं हुआ, एक सेकेंड, यस करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते हैं। डेटा वैलिडेशन यहाँ से हमारा ख़त्म हो गया और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट लगाते हैं। मैं यहाँ पे 2019 यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए कॉन्केट आ रहा है। आप इसमें दूसरा कॉन्कैटिनेट का फंक्शन भी है, आप इसको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल दिस एंड दिस। ओके, तो इस फार्मूला को हम नीचे कॉपी डाउन कर देते हैं। अब हमारे सामने एक कॉलम यहाँ पे मिल गया। अब इसमें ये हो रहा है, देखिए मोबाइल सेल्स आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एलसीडी परचेज़ आ रही है, मोबाइल परचेज़ आ रही है। मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे ये लॉजिक दूँ कि जहाँ पे मेरा ये आइटम सपोज़ अगर आ रहा है उसके सामने मोबाइल सेल आ रहा है तो मुझे उसका रेट ना दिखाए, बल्कि वो ये देखे मोबाइल में कहाँ पे जाके मोबाइल परचेज़ आपस में मैच हो रहा है, तो वो मुझे वो वाला रिज़ल्ट दिखाए। यहाँ पे मैंने एलसीडी रखी हुई है, तो एलसीडी जो है ना वो जाके देखे एलसीडी कहाँ पे परचेज़ के साथ कंबाइन हो रही है, तो वो वाला मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट ये दिखाई लेके आए। ठीक है, तो मैं आपके साथ ये फ़ाइल शेयर भी कर दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, जाके फार्मूला को F2 करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो ई आ रहा है ना पहले, तो हमने पहले क्योंकि ये वाली जगह दी हुई थी, हमने इसको ये वाला कॉलम हमने साइन किया हुआ था इसको ई वाला। ठीक है, अब हम इसकी जगह हम F कर देंगे, जो हमने नया कॉलम अभी क्रिएट किया। हमने यहाँ पे चेंज करना है इसको और इसको हम जो F कर देंगे। ठीक है, और मैंने जस्ट इंटर कर लिया ऐसे। आप F2 करें, इसमें दोबारा F और F हमारा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे हमने जो कंपेयर करवाया ना इज़ इक्वल टू E2 है, इसको एज इट इज़ हम रहने देंगे। जस्ट इसके साथ हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे परचेज़ को, ताकि ये क्या करे, यहाँ एलसीडी देखे, उसके साथ परचेज़ लिखे और फिर इस कॉलम में यहाँ पे इसको फाइंड कर ले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल हम यहाँ पे एंड लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ पे परचेज़ लिख देता हूँ। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इस फार्मूला को नीचे कॉपी डाउन कर देते हैं। तो अब आप ये देखें फ्रेंड्स, ये प्रॉपर हमारा लॉजिक जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है और हमें अपना रिज़ल्ट यहाँ पे मिलना शुरू हो गया। अब आप देखें यहाँ पे इसने क्या किया, मोबाइल देखा, यहाँ से मैं फार्मूला को देखता हूँ। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ से इसने देखा यहाँ तक और यहाँ मोबाइल मिल रहा है इसको, लेकिन मोबाइल सेल्स आ रही है इसके साथ। सही है, यहाँ तक तो रिज़ल्ट सही था। नीचे आप देखें यहाँ पे क्या हुआ, अब इसने देखा मोबाइल है लेकिन यहाँ पे ऊपर मोबाइल सेल आ रहा है, तो मोबाइल सेल के सामने ज़ीरो रेट आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको दिया हुआ है कि E10 में जाके देखो, साथ जो भी है वो उसमें परचेज़ को ऐड कर दो। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे ये क्या करेगा, इसमें जाके देखेगा ये। अब इसको मोबाइल परचेज़ यहाँ से मिला तो उसका रेट 30 था, तो इसने सब जगह यहाँ पे 30 दे दिया। तो इस तरह से यहाँ पे लॉजिक हमारे लिए फुलफिल हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और एंट्री डालता हूँ, सपोज़ 6 तारीख को मैंने बिल नंबर 3 कुछ भी किया, सेल्स हुई है, सपोज़ मैंने यहाँ पे ऐसी कैश कस्टमर लिख दिया, प्रोडक्ट मैंने सेल्स की है, मैं यहाँ पे एलसीडी लिखता हूँ। यहाँ पे देखें एलसीडी सेल्स सामने आ गया। ठीक है, आपने ये फार्मूला नीचे तक कॉपी डाउन करते करते साथ साथ जाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 पीसेस सेल किए और
यहाँ पे मैंने इसको ज़ीरो कर दिया या ब्लैंक छोड़ दिया, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे इसका रेट लगा दिया कितना, सपोज़ मैंने यहाँ पे 40 में LCD सेल्स की। तो यहाँ फार्मूला नीचे आपको कॉपी डाउन करना होगा, मैंने फार्मूला कॉपी डाउन किया। अब देखते हैं यहाँ पे इसने क्या किया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, LCD परचेज लास्ट जो है वो 30 की आ रही है ये भी, तो इसने हमारे लिए यहाँ पे 30 ही लेके आया है। तो हम इसको जाके अगर चेंज कर देते हैं 30 की जगह हम इसको 35 कर देते हैं, तो ये देखें यहाँ पे इसने हमको 35 ला के दे दिया। तो ये हमारा फार्मूला बिल्कुल प्रॉपर सही काम कर रहा है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसमें जो है ना कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो देखने की हैं, समझने की हैं। ठीक है, आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल जो है ना प्रॉफिट इसका कैलकुलेट करवा देते हैं। प्रॉफिट जो है हमारा हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि सिंगल आइटम का यहाँ पे हम प्रॉफिट क्रिएट करवा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉफिट, PU कर देता हूँ, प्रॉफिट पर यूनिट है। और यहाँ पे मैं एक और कॉलम इंसर्ट करता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ टोटल प्रॉफिट का कॉलम हमारा चल रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इफ़ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा दिस कॉलम इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर यहाँ पे मुझे ये ज़ीरो रिटर्न कर देगा। अदरवाइज़ क्या करेगा, दिस माइनस यानी सेल्स रेट माइनस कॉस्ट, यहाँ पे मुझे ये रिटर्न कर चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखें जहाँ जहाँ हम परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पे तो हमें ज़ाहिर है प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा। जहाँ हम सेल करेंगे तो उसकी बेस पे ही हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने एक कॉस्ट 30 थी तो 50 में सेल हुआ, सिंपल 20 का हमको यहाँ पे फ़ायदा हुआ। यहाँ पे फार्मूला थोड़ा मिसिंग था, मैं अपडेट कर दिया। हमने यहाँ पे 40 में सेल किया, 35 की कॉस्ट थी तो 5 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अब अगर हमको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करवाना है वो हम कैसे करेंगे, पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉर्मेट का मसला है। जो भी पर यूनिट हमारे सामने प्रॉफिट आया उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, कितने पीसेस हमने सेल किए, हमारे सामने टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज में देखना चाह रहे हैं कि हमें जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आप सेल्स आप निकालना चाहें या आप कॉस्ट निकालना चाहें, सेल्स पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है या कॉस्ट पे कितना रिटर्न मिल रहा है, मैं यहाँ पे सेल्स में जो है ना रिटर्न निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना डिवाइड बाई इसका एरर दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ज़ीरो दे दो। हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं यहाँ पे ओके, ठीक है। और यहाँ तक हमने ये इसको कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मेट है इसको हम यहाँ पे परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। कितने डेसिमल रखने हैं आपने, जितने भी रखने हैं आप यहाँ पे लिख दें। तो मैं यहाँ पे डेसिमल 2 तक ले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखें आपको 40% का रिटर्न हुआ। ठीक है, 50 की एक चीज़ आपने सेल की जिसकी कॉस्ट 20 थी तो आपको यहाँ पे 40 12.5, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये आपकी सेविंग हो रही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं से कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं स्टॉक की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हमको अभी बैलेंस लेके आना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेजरमेंट का इजाफा कर देता हूँ, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे हम बैलेंस तो लेके आ जाएंगे। उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे हमें कॉलम में जो मैंने क्रिएट किया एक बैलेंस का, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सामने यहाँ बैलेंस लिखा हुआ आ जाए हर वक्त। हर एंट्री पे बैलेंस यहाँ पे अपडेट हो रहा होगा तो यूज़र को पता चल रहा होगा कि स्टॉक में क्या चीज़ चल रही है यहाँ पे, यानी कितना स्टॉक उसके पास रह गया है, या फिर ताकि यहाँ पे नेगेटिव वगैरह एंट्री ना जाए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमको जो क्वांटिटी का हमने जो कॉलम दिया हुआ है ना,
इसको हम दो काम कर सकते हैं। या तो हम ये कर सकते हैं कि जो हम सेल्स कर रहे हैं उसको माइनस के साथ लिखें, इस तरह से परचेज रिटर्न जो कर रहे हैं उसको हम माइनस के साथ करें, यानी क्वांटिटी अगर आपके पास से आउट हो रही है उसको माइनस के साथ करें और इन हो रही है तो हम उसको प्लस के साथ करें। तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा हो सकता है कि यूज़र से गलती हो सकती है, अगर उसने माइनस लगाना भूल गया तो फिर वो स्टॉक जो है ना वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो हम उसके लिए ये कर सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ एक और कॉलम और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ क्वांटिटी इन कर देते हैं और यहाँ पे हम क्वांटिटी आउट का एक कॉलम अलग से दे देते हैं। अब जो भी क्वांटिटी यहाँ पे आउट होगी तो यूज़र आउट के कॉलम में लिखेगा, जो इन होगी तो इन के कॉलम में लिखेगा। तो हमारे केस में यहाँ पे परचेज रिटर्न किया है तो ये क्वांटिटी यहाँ से हमारे पास से आउट हुई है तो हम इसको इस वाले कॉलम में लिख देते हैं, यहाँ हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा ये। और इस तरह से यहाँ पे हमने सेल्स की है 2 पीस तो ये भी हमारे पास आउट के कॉलम में चला जाएगा। और ये सेल्स रिटर्न है 1 यूनिट तो ये इन में आ जाएगा और यहाँ पे हम 2 में आ जाएगा। तो यहाँ तक हम इसको इस तरह से लेके चल रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी हम ये वाला फार्मूला अपना चेंज करते हैं वैल्यू का, और यहाँ पे मैं अब इस तरह का लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं ताकि आपको कल के दिन जो रिसीवेबल और पेएबल है वो भी निकालने में आपको हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ दिस इज़ इक्वल टू, अगर तो ये परचेज है तो भी जाहिर सी बात है लाइबिलिटी होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वांटिटी इनको आप मल्टीप्लाई करवा दो परचेज़ के रेट के साथ और मल्टीप्लाई करवा दो -1। तो -1 यहाँ पे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये नेगेटिव में आ जाए और ये हम इंडिकेट करें कि ये हमने पे करने हैं। और उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे कॉमा, और कॉमा में यहाँ पे यही वाला दोबारा C2 इज़ इक्वल टू, अगर तो ये सेल्स रिटर्न है तो भी ये लायबिलिटी है हमारे लिए, तो माइनस में दिखा देते हैं हम लोग। यहाँ पे सेल्स रिटर्न है तो जब हमें सेल्स रिटर्न होगी तो भी क्वांटिटी हमारे पास आएगी, वापस इन में आएगी। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सेल्स का रेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं -1 के साथ। फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और इफ़ और ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू, अगर ये सेल्स है सेल्स की सूरत में क्वांटिटी आउट होगी और रेट हमारा सेल्स से आएगा, तो यहाँ -1 करवाने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इफ़ दिस सेल इज़ इक्वल टू, अगर ये परचेज रिटर्न है तो भी ये फेवरेबल बैलेंस होगा हमारे लिए। तो फिर परचेज रिटर्न की सूरत में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी रिटर्न करते हैं, आउट होती है हमारे पास से, तो क्वांटिटी आउट मल्टीप्लाइड बाई परचेज आउट होगी। ओके, उसके बाद हम आखिर में कॉमा ज़ीरो, जितनी ब्रैकेट हमने ओपन की सबको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे एरर आया है, किस चीज़ का है, यहाँ पे हमने एफ नहीं लगाया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा फार्मूला सक्सेसफुली यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से फ़िल्टर लगा दें सप्लायर पे या कस्टमर पे, तो अगर जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो वो हमने पे करना है और जो पॉजिटिव आ रहा है वो हमने रिसीव करना है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आ रहा है प्लस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई परचेज रिटर्न किया, तो सप्लायर हमें पैसे ये वाले रिटर्न करेगा ये पेमेंट। और ये हमारे ने सेल्स किए 80 की, तो ज़ाहिर है ये भी हमें आने के हैं। और ये भी सेल्स है, सेल्स रिटर्न है और परचेज़ है, तो हमारा लॉजिक यहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो चुका है। उसके बाद अभी हमारा काम यहाँ पे रह गया बैलेंस का। तो ये हमने यहाँ पे जो बैलेंस दिखाना था यहाँ पे उस पर हमने काम करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इज़ इक्वल टू सम इफ रेंज हमारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से लेकर यहाँ तक हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
आउट तक ले लेते हैं इसको, और F4 की मदद से हम इसको फ्रीज़ कर देते हैं, कॉमा क्राइटेरिया हमारा ये वाला है, और सम रेंज हमने ये वाली देनी है। इसको हमने F4 की मदद से फ्रीज़ कर देना है, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस करते हैं, इफ़ लगाना है हमने यहाँ पे, और फिर हमने क्या करना है, सम इफ ओपन हो गया। अब रेंज हमको दोबारा देनी है, रेंज हम यहाँ से ये वाली दे देते हैं इस दफ़ा, वही वाली है, और F4 हमने यहाँ पे दबा के इसको फ्रीज़ कर दिया, कॉमा, और क्राइटेरिया हमारा यही वाला होगा, और इस दफ़ा हमारा सम का जो कॉलम होगा वो क्वांटिटी आउट का होगा। इसको भी हमने F4 की मदद से इसको फ्रीज़ कर देना है। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल क्वांटिटी हमारे पास इन क्या हुई और टोटल क्वांटिटी हमारे पास आउट की हुई इस प्रोडक्ट में। तो ये हमने यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक लगा दिया। तो हम यहाँ से फार्मूला को कॉपी डाउन कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, जहाँ जहाँ LCD आपको नज़र आएगी वहाँ उसके सामने इसका बैलेंस शो होना आ जाएगा। ठीक है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। 216 पीस हमारे पास LCD के आ रहे हैं, तो 100 में हमने यहाँ ख़रीदे ये वाले, और ठीक है, तो 220 हमने टोटल परचेज़ किए। अब 220 में से हमने ये 4 पीस हमने सेल्स कर दिए 220 में से, तो 216 यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बैलेंस आ गया। इट मीन्स कि हमारी वर्किंग सही आ रही है यहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ पे बैलेंस दिखाने के लिए। यहाँ पे जो हमारे पास स्टॉक में बैलेंस नज़र आ रहा होगा, एक रिपोर्ट हमें शो कर रही होगी आइटम वाइज यहाँ पे। तो इसका कोई सिंपल है ये, इस यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको वी लुकअप भी यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप लगाते हैं यहाँ पे, इन सारे फार्मूलाज की तकरीबन आपको प्रैक्टिस होगी आज। अच्छा, यहाँ पे हम वी लुकअप लगाते हैं। अब वी लुकअप के केस में हमारा क्या होता है, लुकअप वैल्यू होती है सबसे पहले हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, टेबल एरे। अब टेबल एरे हमारा ये यहाँ से प्रोडक्ट से लेकर यहाँ बैलेंस तक का है। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 13 जो है ना, ये वाला हमारा 13 नंबर कॉलम है। ठीक है, तो ये हमने पूरा सारा एरिया यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। F4 की मदद से हमने इसको फ्रीज़ कर दिया, और उसके बाद कॉमा लगा के अब हमने कॉलम इंडेक्स हमसे पूछ रहे, तो इसलिए मैं यहाँ से काउंटिंग कर रहा था। मैं ये कह रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 नंबर पे हमारा जो इंडेक्स यहाँ पे 13 हम इसका दे देंगे। ठीक है, कॉमा 0 कर देते हैं अप्रॉक्स मैच के लिए। ठीक है, सिंपल है ये फार्मूला हमारा लग गया। यहाँ पे LCD का टोटल बैलेंस हमारे पास 216 आ रहा है। मोबाइल इस तरह सब खा रहा है। यहाँ पे जो भी आप आइटम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे उसको ड्रैग करते जाएंगे नीचे फार्मूला, तो ये इस तरह से चलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको बैलेंस तो दिखा दिया, अभी हमको यहाँ पे करंट रेट भी दिखाना है ना। तो करंट रेट दिखाने के लिए हम यहाँ पे सिंपल वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, इज इक्वल टू लुकअप करते हैं, और 2 यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, कॉमा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लुकअप वेक्टर है। लुकअप वेक्टर हमारे पास ये वाला है, हम इसको फ्रीज कर देते हैं, इज इक्वल टू किसके बराबर हो ये, दिस, उसके साथ और एंड लगा के हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं इसको, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था परचेज को। ओके, और ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करते हैं, कॉमा, और रिज़ल्ट वेक्टर हमें कहाँ से चाहिए, रिज़ल्ट वेक्टर हमारा होगा परचेज रेट का। तो F4 हम इसको यहाँ पे लगा के इसको फ्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने सिंपली ये रेट निकल के आ गया। ठीक है, LCD की लास्ट परचेज रेट जो है ना वो क्या है, 35 है। तो हम यहाँ से इसको कंफर्म कर लेते हैं, परचेज़, ये परचेज़ 35 का हमने किया। अभी इसको अगर हम यहाँ पे 32 कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 32 हमारे पास आ गया। मीन्स कि हमारी वर्किंग सही हो रही है। और ये आखिर में हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो सिंपल ये। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमारे पास जो टोटल स्टॉक की वैल्यू आ रही है वो
आप ऊपर यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसे सम, यहाँ से टोटल हमारे पास स्टॉक की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे शो होती जाएगी। 9732 की हमारे पास स्टॉक की वैल्यू है। अब ये देखें यहाँ पे जो भी चीज़ प्लस माइनस हम यहाँ से करेंगे वो यहाँ पे तमाम जगह पे अपडेट होती जाएगी। 216 एलसीडी आ रही है, तो मैं यहाँ पे एलसीडी को 40 की जगह यहाँ पे 45 कर देता हूँ। तो ये सब जगह अपडेट हो रही होगी तमाम चीज़ें। यहाँ पे रनिंग बैलेंस भी इसका अपडेट हो गया 221, और यहाँ पे हमारे पास 221 आ गया, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉपर चलना शुरू होगी। तो ये हमारा ट्यूटोरियल था आज। इसमें बेसिक मुझे आपको जो है ना कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना था, और यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरह से मैंने करवानी थी करंट बेस पे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से समझा सकूँ, सबसे आसान करके। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट मेरा जो ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं कंप्लीट इसकी एक डिटेल बनाऊंगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग की, इसी तरह से। और उसमें पिवट टेबल और पावर क्यूरी की मदद से जो है ना हम तमाम रिपोर्टिंग भी जनरेट करना उसमें करके देखेंगे। चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की आपको अपडेट टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।